हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट के जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सबके सब कवर करेंगे। नेशनल इनकम का यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मनी एंड बैंकिंग में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस यूनिट से ऑलमोस्ट 12 नंबर का पेपर जो है हमारा बोर्ड्स में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई विल बी डेफिनेटली प्रोवाइडिंग यू सीरियसली पावरफुल कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, in an economy the level of income increases, that is delta y, will always proportionately increase the level of consumption। ये जो वर्ड है ना, इसने सारे के सारे गेम को चेंज कर दिया। ये गलत है स्टेटमेंट। ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली नहीं करता इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जरूरी थोड़ा ना कि हम जितनी इनकम इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा। सेकेंड, marginal propensity to consume and marginal propensity to save are always equal to each other। यहाँ पे भी always वर्ड है जो काम खराब कर रहा है। ये हमेशा सेम नहीं होते, सिर्फ एक ही सिचुएशन में सेम होते हैं। देखो जो एमपीसी है और अगर एमपीएस मैं एड ऑन करूं तो ये 1 के बराबर होता है। एक ही कंडीशन में ये सेम होंगे अगर दोनों का वैल्यू क्या है, 0.5 है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। असर्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट दे आर गेटिंग द वर्क। मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है, तो असर्शन ठीक है। Under full employment situation, all willing and able-bodied people get employment at prevailing wage rate। बिल्कुल सही। assertion भी ठीक है, और जो रीजन है ना वो इस assertion को completely सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। Next question, third question। Suppose for a hypothetical economy, consumption is 100 plus 0.75y and investment, that is autonomous investment, is 400। value of investment multiplier would be। बहुत आसान है। देखो मल्टीप्लायर का ना जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, दैट इज 1/1 माइनस एमपीसी। ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। और ये जो हमें दिया है ना, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में ये जो 0.75 वाला वैल्यू दिया है ना, ये हमारा क्या है, एमपीसी का वैल्यू है। तो हमारा एमपीसी कितना है, 0.75 है। अगर मैं इस वैल्यू को प्लेस करूं यहाँ पे, सो 1/1 माइनस 0.75 विल बी इक्वल टू 1/0.25, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन ₹200 करोड़ लेवल एट ₹200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। तो हमें ये पहले तो टेबल कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें निकालना है कंजम्पशन फंक्शन at 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। लेट्स सी, अब मेरे पास इनकम गिवन है, इनकम कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है। सेविंग जो है पहली गिवन है, इसको कहूंगा मैं डिस सेविंग। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू गिवन है, एमपीएस जो है निकालना है। पहले तो मेरे को ये टेबल कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन जो है ना वो 4 नंबर में आया है, ये जो टेबल है वो 3 नंबर का है, और जो मैं कंजम्पशन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करूंगा वो 1 नंबर का है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। कंजम्पशन निकालने के लिए मेरे पास एक चीज अवेलेबल है जो मैं यूज कर सकता हूं, दैट इज एपीसी का फॉर्मूला। बिकॉज आई नो दैट एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। एपीसी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 1, कंजम्पशन मेरे को निकालनी है, और इनकम का वैल्यू पहले कितना है, 100। सो 100 इंटू 1 करूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बिकॉज पहला वाला तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। उसके बाद उसको देखते हैं सेकंड वाले को। यहाँ पे 200 वैल्यू है और मेरा एपीसी है 0.85। सो कंजम्पशन अपॉन 200 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट विल बी माय वैल्यू, इट विल बी 170। और फाइनली अगर देखा जाए ये नेक्स्ट वाले में 300, सो 300 इंटू 0.8, सो इट विल बी
240। तो ये मेरे पास आ गई कंजम्पशन की वैल्यू। अब इन कंजम्पशन की वैल्यू से मैं सेविंग की वैल्यूज जो है वो निकाल सकता हूँ। तो सेविंग की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेविंग की वैल्यू निकलेगी आपकी, मैं अगर इनकम में से कंजम्पशन को डिडक्ट कर दूं। अब पहला है 100, यहाँ पे कंजम्पशन कितनी है? 100 है, तो यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी? 0। उसके बाद इनकम कितनी है? 200 है, कंजम्पशन कितनी है? 170 है, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। उसके बाद 300 है और यहाँ पे वैल्यू कितना है? 240। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई सेविंग की वैल्यू। अगर आप ये सही करते हैं तो आधा नंबर इसमें से मिलेगा, आधा इसमें से मिलेगा और आधा इसमें से मिल रहा है। अब मेरे को एमपीएस का वैल्यू निकालना है। एमपीएस का फॉर्मूला बहुत आसान है, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस मेरे को चेक करना है, तो अगर मैं -30 से 0 की तरफ जा रहा हूं तो कितना चेंज हो रहा है? 30 का चेंज हो रहा है। और यहाँ पे 0 से 100 तक जा रहा हूं तो इनकम में कितने का चेंज हो रहा है? 100 का। तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.3। अब नेक्स्ट देखते हैं, 0 से 30 पर गए तो कितने का चेंज हुआ? 30 का। 100 से 200 पर गए, कितने का चेंज हुआ? ये भी हमारा हुआ 100 का। सो ये भी 0.3 और अगले का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.3। तो अगर मैं टेबल अपना कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरे 3 नंबर पूरे हैं। उसके बाद मेरे को कंजम्पशन फंक्शन लिखना है, कितने लेवल ऑफ इनकम पे? 200 लेवल ऑफ इनकम पे। सो कंजम्पशन फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो सी विल बी इक्विवेलेंट टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, मेरे पास ये जो नेगेटिव वाली है 0 लेवल ऑफ इनकम पे वो निकालूंगा तो +30 बन जाएगा। बिकॉज देखो, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बेसिकली वो कंजम्पशन है जो 0 लेवल इनकम पे होती है। और अगर 0 लेवल इनकम पे आप देखो 30 की कंजम्पशन हो रही है तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव सेविंग को लेके आएगी। उसके बाद बी का मतलब है एमपीसी। अब एमपीसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। मेरे पास एमपीएस का वैल्यू गिवन है तो मैं एमपीसी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, माइनस करके 0.3 तो वैल्यू आ जाएगा 0.7। तो ये आ गया 0.7। और इनकम में कितनी कंसिडर कर रहा हूँ? 200 कंसिडर कर रहा हूँ। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा कंजम्पशन का? तो वैल्यू आएगा 30 प्लस 140। सो कंजम्पशन विल बी 170। इससे आपको एक नंबर जो है और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन, if in an economy x ante aggregate supply is less than x ante aggregate demand, explain its impact on the level of output, income and employment। ये क्वेश्चन यूजुअली जो है वो सीबीएसई पूछता है, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया आपका एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड से। पहले तो हमें एक्स एंटे पता होना चाहिए। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? प्लान्ड, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है। अब हुआ क्या, इसमें जो डिमांड है वो कितनी है? वो मान लो सपोज 150 यूनिट्स की है और जो सप्लाई है वो कितने यूनिट्स की है? वो है 100 यूनिट्स की। अब एक चीज देखो, जो डिमांड कर रहे हैं लोग, जो प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, वो कर रहे हैं 150 यूनिट्स के लिए, वे जो सप्लायर है वो सोच के बैठा है कि 100 यूनिट्स जो है मैं सप्लाई करूंगा। अब इससे क्या होगा, जो फर्म है उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो खर्चा करने के लिए प्लान कर रहा है, वो रेडी हो रहा है। अब इससे होगा क्या? दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री। अब कितना फॉल हुआ इन्वेंट्री में? 50 यूनिट्स का फॉल हुआ, 50 यूनिट्स में कमी आ गई। अब इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को लॉस होगा। प्रोड्यूसर को पता है यार मेरी डिमांड ही नहीं फुलफिल हो पा रही है, लोग 150 यूनिट मांग रहे हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट है प्रोवाइड करने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डिजायर लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। अब जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा? जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आप खुद सोचो, लोगों को काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। उसके बाद इनकम भी बढ़ेगी और आउटपुट भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब देयर विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, अ कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। नो, दिस इज इनकरेक्ट। बेसिकली इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो अगर कंजम्पशन एंड इनकम लिखा होता फिर सही था, बट यहाँ पे सेविंग लिखा है तो गलत हो गया। कंजम्पशन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये ठीक है,
मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये एक टेबल है, ये टेबल हम एक बना रहे हैं 0, 50, 100 एंड 150 और यहाँ पे कंजम्पशन है 20, 60, 100 एंड 140। तो पहली बात, ऑटोनोमस कंजम्पशन है क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक वो कंजम्पशन है दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी तो सबकी है, सभी ने पूरी करनी है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन फर्स्ट पार्ट। इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? ऐसी कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। द चेंज इन कंजम्पशन विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। तो दोनों की दोनों ये जो बात है इसमें कही हुई सही है, तो हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, पर स्टेटमेंट 1 क्या होगी, गलत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। Suppose in an imaginary economy, autonomous consumption is equals to 500 crore and marginal propensity to consume is 0.8. The saving function for the economy would be, अब saving function क्या होगा, सिंपली देखो, जो saving function है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसको डिसेविंग भी कहते हैं, प्लस 1 माइनस बी वाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग फंक्शन। अब देखो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको हम डिटरमिन करते हैं इससे। अब सेविंग निकालने के लिए जो हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें प्लस में दी हुई है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, 500 आ गया, प्लस ये 1 माइनस बी जो है, 1 माइनस बी जो है वो होता है एमपीएस, और एमपीएस तो दिया नहीं हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल है, आपको फॉर्मूला बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मेरे को अगर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस 0.8 कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पे 0.2 वाई। अब ये देखो कौन सी स्टेटमेंट में मैच कर रहा है, इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन डी, माइनस 500 प्लस 0.2 वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 8th क्वेश्चन। असर्शन देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी यूनिटी। यस, बिल्कुल सही, एक हो सकता है, ये सही है। एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो, ये भी सही है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या है, जब इनकम कंजम्पशन के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और अगर इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होंगी तो सेविंग का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट आप खुद सोचो क्या ये जो असर्शन दी हुई है और ये क्या रीजन दिया हुआ है आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्या रीजन करेक्ट है? ओके, तो वो रीजन जो है बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। दोनों की दोनों अपने आप में ठीक है पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब सपोर्टिंग की बात करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी यूनिटी। जब पूरा का पूरा पैसा सेव कर दिया जाता है, जितना एक्स्ट्रा कमाया, मान लो 100 कमाया एक्स्ट्रा, कंजम्पशन 1 रुपए की भी नहीं की और 100 ही सेव कर दिया, तब वो यूनिटी आएगा। तो नेक्स्ट वाले का तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बन रहा, पर वो अपने आप में ठीक है, रीजन ठीक है अपने आप में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is determined when ex ante spending, that is ex ante aggregate demand, is equal to and ex ante output is aggregate supply, they both are equal। सही है, ये assertion ठीक है। The equilibrium level of income may or may not be same as full employment level of output, ये भी सही है। जरूरी थोड़ा है कि जो ex ante और ex aggregate demand और supply है वो आपस में सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, मान लो सपोज इकोनॉमी में टोटल कैपेसिटी जो है वो 12,000 यूनिट्स की है, कि 12,000 यूनिट इकोनॉमी में बन सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया, 12,000 यूनिट का। एग्रीगेट सप्लाई ने तो एग्रीगेट डिमांड को फॉलो करना है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना हो जाएगा, 12,000 यूनिट्स का हो जाएगा। ध्यान रखो इसमें एक अजम्पशन होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई होता है ना वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा एग्रीगेट सप्लाई का वैल्यू भी वैसे वैसे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब उसके बाद हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि मे आर नॉट बी सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब कैसे, मान लो सपोज एग्रीगेट डिमांड जो है आपका वो 10,000 यूनिट का हो गया, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी उसका पैटर्न फॉलो करेगा, वो भी कितने का हो जाएगा, 10,000 यूनिट का हो जाएगा। कैपेसिटी हमारी कितनी है फुल एम्प्लॉयमेंट की, 12,000 यूनिट, बट स्टिल डिमांड कितना हो रहा है, 10,000 का, तो सप्लाई भी उसको फॉलो कर रही है, 10,000 यूनिट्स की हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्टक हो गया। सो मे और मे नॉट बी सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। जो असर्शन है
वो रीजन को करेक्टली जस्टिफाई आपस में नहीं कर पा रही है एक दूसरे को, तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, for a hypothetical economy, assume the government increase an infrastructural investment by 10,000 crore. Okay, 80% of the additional income is consumed in the economy. Estimate the increase in income and corresponding increase in consumption expenditure in the economy. हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, दैट मीन्स हमारा डेल्टा आई जो है वो कितना हो गया? 10,000 करोड़ का हो गया। और 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। 80% एडिशनल इनकम कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 80% हो गया। 80% का मतलब है वो 0.8 वैल्यू जो है उसका आ गया। अब हमें एस्टिमेट करना था इंक्रीज इन इनकम एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, सो वील हैव टू सी दैट। अब उसके लिए मेरे को मल्टीप्लायर का वैल्यू चाहिए, सो 1/1 माइनस एमपीसी, दिस इज द फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग। 1/1 माइनस 0.8, तो 1/0.2, वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो मेरा एमपीसी मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया 5। अब सेकंड फॉर्मूला जो है मेरे लिए वो क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी एक फॉर्मूला है। तो 5 विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बट डेल्टा आई का वैल्यू जो है दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो कितना है? 10,000 का है। सो 10,000 इंटू 5, तो ये 50,000 आ जाएगा मेरे पास डेल्टा वाई का वैल्यू। बन गया वैल्यू। अब मेरे को वैल्यू निकालना है कंजम्पशन का, सिंपल है, दैट वी नो दैट डेल्टा वाई विल बी इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला के क्या होती है? बराबर हो जाती है। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जरूर लिखना है एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत जरूरी है। सो डेल्टा वाई का वैल्यू कितना है? 50,000। डेल्टा सी का वैल्यू कितना है? 40,000। और डेल्टा आई का वैल्यू कितना है? 10,000। 40,000 कैसे आया? बिकॉज मैंने यहाँ से 50,000 में से 10,000 क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया, तो मेरे पास डेल्टा सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Voluntary unemployed people are those able-bodied people who are not willing to work at prevailing wage rate. वो कहते हैं हमें काम ही नहीं करना, काम मिल रहा है बट काम नहीं करना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। Now next one is there exists zero involuntary unemployment at full level of full employment level of equilibrium. बिल्कुल सही है, सभी लोगों को काम मिल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। वो कहते हैं कैपेसिटी 12,000 यूनिट की है, 12,000 की 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो सभी को काम मिल जाएगा। जब सभी को काम मिल जाएगा तो कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। पर ये बात चल रही है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड की, ये बात चल रही है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड की। आप खुद सोच सकते हो कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी में एग्जिस्ट व्हेन डैश एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास 12,000 यूनिट तक की डिमांड क्रिएट करने का पोटेंशियल है। अब जो एक्चुअल डिमांड है वो 14,000 तक की यूनिट्स की होगी। कैपेसिटी 12,000 यूनिट्स तक की है और डिमांड होगी है हमारी 14,000 तक की यूनिट्स की, तो उससे क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, ओके, विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज द रीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। ये ठीक है, जब आपकी जो कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन है, वो कॉन्स्टेंटली होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, तो वो एक स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व बनाती है। अगर मैं डायग्राम देखूं तो इस तरह से जो कंजम्पशन कर्व है हमारी बन जाती है। नाउ मार्जिनल रेट ऑफ चेंज बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज डिफाइंड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं होता, ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मार्जिनल की बात हुई है तो एवरेज नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, बट स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। नाउ फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 crore, assuming that marginal propensity to save becomes half from its present value of 20%. Estimate the change in income due to this fall in marginal propensity to save. ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ गया।
प्रेजेंट वैल्यू एमपीएस का वो 20% कह रहे हैं। 20% का मतलब क्या है 0.2। यहाँ पे देखो सिंपल है, अगर परसेंटेज में जो भी वैल्यू होगी इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। 20% कैन बी रिटन एज 20/100, तो दिस विल बी 0.2। अब उसके बाद कह रहे हैं वो कि ये जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, ये कितना हो गया, हाफ हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20%। हाफ का मतलब अगर 20% है तो 20% का हाफ क्या हो जाएगा 10%। तो अगर 10% है तो 10% क्या बन गया 0.1 बन गया। अब मेरे को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है 1/MPS। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1/0.2 ये आ गया 5 और 1/0.1 ये कितना आ गया 10 आ गया। मेरे को निकालनी है चेंज इन इनकम। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 करोड़ का है। अब फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये वाला फॉर्मूला है। पहला मल्टीप्लायर का वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 5 इंटू 5000 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 25,000 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद है 10 इंटू 5000 तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 50,000। अब अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा हाफ हो जाता है तो हमारा जो चेंज इन इनकम है वो कितना हो जाएगा, आप खुद देख सकते हो 25,000 करोड़ रुपीस का मेरे पास चेंज इन इनकम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आपने टेबल कंप्लीट किया तो 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे और 1 नंबर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितना हमारा इनकम जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, state the meaning of autonomous investment. Autonomous investment is free from income. So autonomous investment is that investment which is free from the level of income, जो सेम रहेगी irrespective of the change in level of income। अगर इनकम बढ़ भी रही है तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी है, अगर इनकम कम भी हो रही है तब भी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है उतनी ही है। और इस वाले हमारे पर्टिकुलर यूनिट में हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही कंसिडर करते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स को हम नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन क्या है, एलैबोरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स है हमारे पास C+S। सी का मतलब है कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है, कंजम्पशन बेसिकली हाउस होल्ड्स करते हैं। इसका मतलब क्या है दैट इट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सारे के सारे हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं होता, ये प्लानिंग होता है, प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इसका आपस में इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा कम होगा। वेयर सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग का भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के साथ, अगर इनकम बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगा, अगर इनकम कम होगा तो सेविंग भी क्या होगा कम होगा। ये हो गया हमारा 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन देखते हैं। If a straight line consumption functions makes a positive intercept at y-axis, positive intercept at y-axis का मतलब क्या होता है, above the origin। ये origin है ना हमारा और ये y-axis है हमारा, origin 0 से है तो above the origin होता है जो होता है positive intercept at y-axis। It implies that MPC dash and APC dash as the level of income राइजेस। जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा तब एपीसी और जो एमपीसी का वैल्यू है वो कैसा होगा, लेट्स सी, देखते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं। 0, 50, 100 एंड 150 और जो कंजम्पशन है वो कितनी है 20, 60, 100 एंड 140। तो मेरे को अगर मान लो सपोज यहाँ पे एपीसी का वैल्यू निकालना है तो एपीसी का वैल्यू पहला तो ब्लैंक आ जाएगा, उसके बाद 60 divided by 50 1.2, 100 divided by 100 will be 1 and 140 divided by 150 will be 0.9, somehow 0.9 आ जाएगा। और MPC का वैल्यू मेरे पास आ रहा है डेल्टा C अपॉन डेल्टा बाई 40/50 will be 0.8, यहाँ पे भी 0.8 और यहाँ पे भी 0.8। अब आप एक चीज देखो, जो MPC है MPC का वैल्यू क्या रह रहा है, MPC का वैल्यू तो कांस्टेंट रह रहा है 0.8 0.8 0.8, ये वाला वैल्यू आ गया। वेयरएज APC का वैल्यू क्या हो रहा है, एपीसी का वैल्यू आप देख सकते हो फॉल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमपीसी का वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट रह रहा है, मेरा जो एपीसी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है फॉल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
Now from the given table identify that level of income where average propensity to save becomes 0. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 कब होगा? देखो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम. सेविंग 0 कब होगी? जब यहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होगी. क्योंकि मेरे को अगर सेविंग निकालनी है ना तो मेरे को इनकम से कंजम्पशन माइनस करनी पड़ेगी. तो 100 माइनस 100 करूंगा जब मैं, तो क्या हो जाएगी? सेविंग 0. अब देखो 0 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना वैल्यू आएगा? 0 आएगा. तो उन्होंने क्या कहा है, हमने लेवल ऑफ इनकम देखना है, तो लेवल ऑफ इनकम क्या है आपका? 100. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. कंजम्पशन एंड सेविंग आर कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल आउटपुट. यस, बिल्कुल सही. जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है. हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग. बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ही सेविंग भी क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा. तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया. 20th क्वेश्चन देखते हैं. Arrange the following in the correct sequential order if the government of a nation is trying to curtail situation of inflationary gap. Inflationary gap मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ. Inflationary gap का मतलब क्या? मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है. वही जो बैंकिंग वगैरह में हमने पढ़ा था, मनी सप्लाई बढ़ा तो हमें मनी सप्लाई को किसी तरह से कम करना है. अब उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? तो उसके लिए हमने सीक्वेंस बनाना है. सीक्वेंस बनाते हैं. पहला तो टैक्स बढ़ाएगी, उसके बाद जब टैक्स बढ़े, अब मान लो सपोज मैं सरकार हूं, आप जनता हो, आम जनता, तो निर्मला सीतारमन जी, मतलब मैं निर्मला सीतारमन जी नहीं हूं, बट वो क्या करेंगे? आपके टैक्सेस बढ़ा देंगे. अब टैक्सेस बढ़ाएंगे, आपके पास जो खर्च करने वाला दैट इज डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो अल्टीमेटली आपकी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी. तो इसका जो बन रहा है जो ऑप्शन हमारे पास वो है ऑप्शन डी, दैट इज 2, 1 एंड 3. पॉपकॉर्न पे टैक्स याद है ना? Next, suppose the Indian government decided to boost public investment with a defense project of 40,000 crore. Okay, investment बढ़ रही है देश में. Explain the likely impact of the given situation on the income, employment and output of the economy, assuming all other factors remains constant. आसान सी बात समझो. अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफेंस प्रोजेक्ट पे. कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट हो सकता है जी. फैक्ट्री लगा रहे हैं मान लो सपोज. अब अगर फैक्ट्री लगा दी है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. सो इट विल जनरली लीड टू इंक्रीज इन द फाइनल इनकम. और जब फाइनल इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. अगर सरकार चाहती है ना कि 40,000 करोड़ लगा दे, अब इसमें ना एक इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा. अगर मान लो सपोज फैक्ट्री लगी रही है, तो क्या फैक्ट्री लगने से सिर्फ फैक्ट्री वालों को फायदा होगा? नो. उस एरिया में, जिस एरिया में ये फैक्ट्री लग रही है, उस एरिया में डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होगी. उस एरिया में जो घर है, जो हाउस है, उसके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे. लैंड के रेट इंक्रीज होंगे. अल्टीमेटली रिक्शा वालों को फायदा होगा. वहां पे जो पीजी वाले हैं उनको फायदा होगा. जो मान लो सपोज वेंडर्स हैं उनको फायदा होगा. बिकॉज बहुत सारी लेबर जो है उस एरिया में मूव करेगी. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट एक जगह पे होने से इसका इफेक्ट काफी जगह पे पड़ता है. काफी लोगों को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है. नेक्स्ट, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. तो हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया. 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा. हाँ, ध्यान रखा जाए न्यूमेरिकल करते टाइम पे ना कई लोगों को आदत होती है कि पूरे स्टेप्स नहीं लिखते. स्टेप्स के नंबर मिलते हैं. अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ते हो तो आपके नंबर जो वो डिडक्ट होते रहते हैं. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. दिस इज आवर फॉर्मूला. अब y का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना? 40,000 करोड़. ओके, c को अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन बना दूं, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई, ये बन गया. अब 40,000 इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 100 का दिया हुआ है. बी दैट इज एमपीसी का वैल्यू कितना है? 0.8. और नेशनल इनकम का वैल्यू कितना है? ये है हमारा 40,000. तो मेरे पास आई का वैल्यू आ जाएगा. वो कैसे निकलेगा? 40,000 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 इंटू 40,000, ये मेरा बन जाएगा 32,000 प्लस आई. अब 40,000 इक्वल्स टू 32,000
100 प्लस इन्वेस्टमेंट। अब 40,000 में से माइनस करना है मेरे को 32,100, ये वैल्यू मेरे पास कौन सी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर माइनस करके देखो तो वैल्यू क्या निकल रहा है मेरा, 7900 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल रहा है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपने करने हैं। आपका आप ये नहीं है कि आप थोड़े से स्टेप्स उठाओगे और कंप्लीट कर लोगे। इसका अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो, आप कंजम्पशन निकालो, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, तो 100 प्लस 0.8 इंटू 40,000, तो ये 100 प्लस 32,100 आपके पास वैल्यू जो है वो निकल आया। ये आ गया आपका कंजम्पशन का वैल्यू। अब आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी है और y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी। अगर सी प्लस एस भी लिखते हो तो वो वैल्यू सेविंग का आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम लेवल पे, क्योंकि इसमें कहा है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, बराबर होती है। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से आपको नंबर जो है वो मिलेंगे। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पूरे के पूरे स्टेप्स जो है वो लिखने हैं, तभी जाके आपको पूरे नंबर जो है वो सीबीएसई देगा। Now with the objective to correct deflation, Reserve Bank of India may decrease the bank rate. Discuss the rationale behind this step taken by Reserve Bank of India. ये ऑलरेडी वैसे हम बैंकिंग चैप्टर में क्वेश्चन कर चुके थे कि डिफ्लेशन को सही करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बिल्कुल सही बात है, करेगा, क्योंकि अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो जो लोन्स है कमर्शियल बैंक को वो सस्ते रेट पे मिलेंगे। जब कमर्शियल बैंक को रेट सस्ते मिलेंगे तो फर्दर वो इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, सस्ते करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जो लोग होंगे, पीपल विल बी टेकिंग मोर लोन्स, और जब लोन्स ज़्यादा लेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मनी सप्लाई है वो हमारे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर बाय इट विल बी एनकरेजिंग टू बोरो मोर, और जब बोरो ज़्यादा किया जाएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, जो कि डिफ्लेशन की सिचुएशन को क्या कर सकता है, सही कर सकता है। ओके, read the following statements carefully. Statement 1, ex post saving, ex post investments are always equal at all level of income. यार ये सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। एक्स पोस्ट हमेशा एक्स सेविंग जो है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के हमेशा बराबर होगी। इट्स एक्स एंटे। अगर आपको एक्स एंटे यहाँ पे दिया होता ना तो ये तब बराबर होती है जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। जो पोस्ट वाला सिनेरियो है वो सभी लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। ये सही है, मतलब उन्होंने कहा हुआ है जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड की क्या होगी, बराबर होगी इफेक्टिव डिमांड सिचुएशन में। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In a hypothetical economy, if entire additional income is consumed, the value of investment multiplier would be, okay, अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाती है तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होता है, 1 होता है। और अगर एमपीसी 1 है तो मेरे को मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है, 1/1 माइनस एमपीसी, ये मेरा फॉर्मूला है। सो 1/1 माइनस 1, सो 1/0, डेफिनेटली वो आंसर क्या आएगा आपका, इंफिनिटी आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द स्लोप ऑफ, ये किसका स्लोप है, सेविंग फंक्शन का। सेव है तो सेविंग फंक्शन का स्लोप हुआ ना, इजी था ये क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हम ऑलरेडी वैसे ये कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं एक बारी। तो मेरे पास जो इनकम है वो किसके बराबर है, सी प्लस आई के बराबर है। तो इनकम विल बी, यहाँ पे मैं ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई लिख दूंगा। सो इनकम मेरे पास है 10,000 करोड़ का, ऑटोनमस कंजम्पशन है 100 का, बी का वैल्यू कितना है, एमपीसी 0.8, और वाई का वैल्यू कितना है 10,000। मेरे को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चाहिए। सो 10,000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 8,000 प्लस आई,
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 1900 इन्वेस्टमेंट का। तो दिस इज इजी वन, 4 नंबर का ही क्वेश्चन था, पहले ऑलरेडी हम कर चुके थे और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई क्या करना है, कम करना है। बैंकिंग में पढ़ा है, बैंकिंग चैप्टर की अगर आपको अच्छी से समझ है तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। गवर्नमेंट में रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड सच स्टेप व्हिच मे बी टेकन बाय गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है ना, हमें मनी सप्लाई कम करना है तो सरकार कहती है कि इसको ना जो सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सरकार क्या कर दे, कम कर दे। तो ये सही होगा, बिल्कुल सही है। सरकार को जो अनप्रोडक्टिव अपने ना पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या करने चाहिए, कम करने चाहिए। जैसे मान लो सपोज सब्सिडी दे रही है सरकार, सरकार को सब्सिडीज कम करनी चाहिए। या फिर सरकार मान लो सपोज कुछ ज्यादा ही वर्स्ट सिचुएशन है तो सरकार क्या करे, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर है, केपेक्स है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको थोड़ा सा कम कर दे। तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर सरकार ने पैसा कम किया तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन हुआ तो जो इन्फ्लेशन है उसकी सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। ऑलरेडी कर चुके हैं। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल एक वो सिचुएशन है जिसमें हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। In an economy, aggregate demand is more than aggregate supply. Elaborate the possible impacts of the same on the level of output, income and employment. अब मान लो एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड 150 यूनिट्स का है, एग्रीगेट सप्लाई जो है 100 यूनिट्स का है। अब इससे क्या हुआ, अब इससे हुआ जी जो अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्रीज है वो हो गए। मतलब अभी भी कितने यूनिट्स की कमी है, 50 यूनिट्स की कमी है। अब लॉस किसको होगा, लॉस फिर से बियर करेगा प्रोड्यूसर, बिकॉज उसको पता है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, 50 यूनिट्स की एक्स्ट्रा डिमांड है। ओके, अब इस चीज को रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम तो रिस्टोर करना है ना, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लेके आनी है। अब जो प्रोड्यूसर है वो कितनी प्लान करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, अब तो 50 यूनिट्स करेगा ताकि जो 150 यूनिट्स की डिमांड है 150 यूनिट्स की सप्लाई आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। अब जैसे उसने प्रोडक्शन को प्लान किया इंक्रीज करने के लिए, उससे इनकम का लेवल, आउटपुट का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, तीनों का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। Next question, if the value of investment multiplier is 4 and this saving is -60, identify the correct saving function। तो सेविंग फंक्शन है तो हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेविंग फंक्शन। मेरे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू है 4, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बिकॉज मेरे को सेविंग फंक्शन निकालना है। सो 4 विल बी 1 बाय एमपीएस, 4 विल बी इक्वल टू, सो एमपीएस का वैल्यू निकालना है, सो इट विल बी 1 बाय 4, 1 by 4 will be 0.25। ओके, और डिस सेविंग है -60, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, सेविंग विल बी इक्वल्स टू -60 प्लस 0.255। अगला क्वेश्चन, फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल्स टू 205 प्लस 0.9y, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। अब ये सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन है तो 0.9 क्या हो जाएगा हमारे पास, एमपीसी। सेविंग फंक्शन में ये जो पॉइंट दिया होता है वो एमपीएस होता है, तो 1 बाय 1 माइनस 0.9 ये फॉर्मूला है, 1 बाय 0.1 आंसर कितना आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी 10 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Before reaching the break-even level of income, the value of average propensity to consume is greater than 1. Yes, this is correct. ये सही है। उसके बाद the propensity to consume is the ratio of total consumption and total income. ये भी सही है, पर ये जो रीजन दिया हुआ है ना ये assertion को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मान लो सपोज इस रीजन में लिखा होता कि जो कंजम्पशन है उसका वैल्यू इनकम से ज्यादा होता है, इस वजह से जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होता है, देन हम कहते हैं कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। बट इसमें रीजन अपना ही कुछ कहानी बता रहा है, असर्शन अपनी ही कुछ कहानी बता रहा है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, 35th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन इज ट्रू। सिंपल है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी स्टेटमेंट्स क्या हमारी गलत है।
नेक्स्ट, अ सिचुएशन इन विच एन एबल बॉडीड पर्सन, मतलब हट्टा कट्टा बंदा है, वो काम करने के लिए रेडी नहीं है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, इज रेफर टू एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो खुद ही काम करने को रेडी नहीं है तो उसको इनवॉलंटरी कैसे कहेंगे? और ध्यान रखो, जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग जो वो कंसिडर किए जाते हैं। 36 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी सेविंग आर लेस देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। सो सेविंग जो है ना वो कंपोनेंट होता है एग्रीगेट सप्लाई का, और जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो सेविंग है वो कहते हैं कम है इन्वेस्टमेंट से, तो दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई किससे कम होगी? एग्रीगेट डिमांड से। अब मान लो सपोज एग्रीगेट सप्लाई है 100 यूनिट्स का और एग्रीगेट डिमांड कितना है? 150 यूनिट्स का। अब आप खुद सोचो इसका मतलब अभी कितनी कमी है इन्वेंट्री में? 50 यूनिट्स की अभी भी रिक्वायरमेंट है। और अब प्रोड्यूसर ऐसा क्या करेगा? क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो यूज किया जाएगा? अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा, बिकॉज बायर जो है वो ज्यादा खरीदने के लिए रेडी है। बायर जो है 150 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी है और सप्लायर जो है वो 100 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली देखा जाए सो जो इन्वेंट्रीज है इट विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। सो डिजायर्ड लेवल हमारा 150 होना चाहिए, बट इन्वेंट्रीज कितने हमारे पास? 100 यूनिट्स की है। तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो प्लान करेगा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के, और अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा उससे फायदा किसको है? एम्प्लॉयमेंट को भी फायदा है, देन आउटपुट को भी फायदा है, उसके बाद इनकम को भी फायदा। तीनों चीजें क्या होगी? पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। The induced consumption shows the direct relationship between consumption and income। बिल्कुल सही बात है। induced consumption एक वो consumption होती है जैसे इनकम लेवल बढ़ता है तो कंजम्पशन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन, विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। ये भी सही है। तो 37th में जो हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, read the following statements carefully। at break even level of income the value of average propensity to consume is zero। no, at break even level of income इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर होती है, और जब इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होती है तो एपीसी का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और सिंपल है ना, अगर हमारी असर्शन ठीक होगी तो हमारा रीजन क्या होगा? असर्शन गलत होगी तो हमारा रीजन क्या होगा? करेक्ट होगा। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बट रीजन पढ़ लेते हैं ना एक बारी। सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये सही है बिल्कुल। एपीसी और एपीएस का सम क्या होता है? हमेशा 1 के। प्रूव करके देखें इसको। ये देखो, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। एपीएस का फॉर्मूला क्या है? सेविंग अपॉन इनकम। अगर इसको मैं लिखूं y विल बी इज इक्वल्स टू c प्लस s, तो c प्लस s मेरे पास y आ जाएगा। y बाय y विल बी इक्वल्स टू 1। तो आपस में बराबर होता है 1 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a hypothetical economy, assuming there is an increase in marginal propensity to consume from 75% to 90% and change in investment to be ₹1000 crore, using a concept of investment multiplier, calculate the increase in income due to change in MPC। अब MPC पहले कितना दिया होगा? 75%। मैंने आपको बताया था 75% है 75 by 100, तो MPC पहला कितना होगा? 0.75। उसके बाद कह रहे हैं MPC आपका कर देंगे 90%, तो 90% का मतलब है 0.90। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला है हमारे पास 1 by 1 माइनस MPC। तो मेरे को अगर पहला निकालना है, सो 1 by 1 माइनस 0.75 विल बी 1 by 25, तो ये आ जाएगा 4। और यहाँ पे 1 by 1 माइनस 0.90 1 by 0.1, ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10। तो ये वैल्यूज आ गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। चेंज इन इनकम निकालना है तो उसके लिए एज यू नो आपके पास फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर विल बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो अगर मान लो मेरे को डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है तो मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लायर से मेरे को डेल्टा आई का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास डेल्टा आई का वैल्यू क्या है? 1000 है। मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है? 4 है। सो 4 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 4000। एंड 10 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 10,000। तो दोनों में कितना फर्क है? 6000 का। तो 6000 से हमारा इनकम क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई होप ये इजी लगा हो आपको। अगला क्वेश्चन 40th क्वेश्चन देखते हैं।
सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव किया जा सकता है, बिकॉज एज यू नो y इज इक्वल टू c प्लस एस, तो अगर मैं y से c माइनस कर दूं तो सेविंग निकाल सकता हूं मैं। कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये गलत है, जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन कर्व जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो, बिकॉज देखो हम कंजम्पशन को जीरो कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। तो देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन होगी तो हमारी कंजम्पशन कर्व यहां से स्टार्ट होगी 20 लेवल से, यहां से स्टार्ट नहीं होगी। तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी, फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, if in an economy the value of investment multiplier is 5 and this saving is minus 100, the relevant saving and income level of rupees 1400 crore would be रुपीज डैश करोड़। सो इसके लिए निकालने के लिए मेरे पास सेविंग फंक्शन का देखो फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई, ये फॉर्मूला है। तो माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टैंड्स फॉर डिस सेविंग्स, तो माइनस ऑफ 1 माइनस बी इज एमपीएस, मेरे को नहीं पता एमपीएस का वैल्यू क्या है, बट इनकम लेवल कितना दिया हुआ है, 1400 का दिया हुआ है। एमपीएस निकालने के लिए मेरे पास मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया, मल्टीप्लायर इज 1 बाय एमपीएस, so 5 is equals to 1 by MPS, MPS is equals to 1 by 5, इसका वैल्यू आ गया 0.2, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 0.2, S will be equals to minus 100 plus 280, तो सेविंग का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, so B is the correct answer 180. Next, the range of value of investment multiplier is always between dash and dash. Answer is B, 1 and infinity. ऐसा क्यों? Because MPC जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से। Next question. Read the following statements carefully. Now, the value of average propensity to consume can never be zero or negative. सही बात है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी कंजम्पशन जो है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होती। आपने कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही करना है, ऐसे तो है नहीं आप बिल्कुल बिना कंज्यूम किए सर्वाइव कर जाओगे। तो ये क्या हो गया हमारा, कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ये सही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, ये गलत है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर मेरे को एपीसी निकालना ही है ना, एपीसी निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला चाहिए कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो वो कैसे हो जाएगा इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 44th क्वेश्चन, सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, तो ये हमें दिया हुआ है हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, कंजम्पशन फंक्शन दिया है 100 प्लस 0.75 और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया है हमारे पास 200। कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें क्या निकालना है, लेवल ऑफ इनकम निकालना है, फिर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, वी नो दैट इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम, ये मेंशन जरूर करना है, एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है प्लस 0.75 y प्लस आई, अब i का वैल्यू दिया हुआ है तो ये 200, y विल बी यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस 0.75y, अब 1 है 0.75y इक्वल्स टू 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25y 300, y निकालने के लिए 300 डिवाइडेड बाय 0.25, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 1200 करोड़ रुपए। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का वैल्यू कितना है, 1200 करोड़, और एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आएगा, वो भी 1200 आएगा, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, ये मेंशन करके आना है कि इक्विलिब्रियम पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर होती है, तो एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1200 करोड़ रुपए आ जाएगा। और एमपीएस का वैल्यू निकालना है, ये जो अब मेरे पास वैल्यू जो है, ये एमपीसी का वैल्यू जो है 0.75, अब एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है,
अब मेरे को एमपीएस का वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास 1 माइनस एमपीसी कर दूंगा 0.75, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25। तो ये तीनों के तीनों आपके पोर्शन क्या हो गए, कवर हो गए। 48th क्वेश्चन, सपोज एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड in short run time period. Discuss briefly the probable impact of the same on the economy. So economy में जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी कमी है, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड है। सो डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो होगा वो एडवर्स होगा। डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो अल्टीमेटली होता क्या है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज होगा। मान के चलो सपोज आपका एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट्स का है और एग्रीगेट सप्लाई आपका जो है वो 150 यूनिट्स का है। अब डिमांड 100 का है, सप्लाई 150 यूनिट्स का है, तो 50 यूनिट्स जो है फालतू में पड़ी हुई हैं। अब फालतू में पड़ी है तो प्रोड्यूसर इसको बार बार थोड़ा प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अगर वो प्रोडक्शन को कम करेगा देन जाके जो इक्विलिब्रियम है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के क्या होगी, बराबर होगी। बट उसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, उसका इंपैक्ट होगा नेगेटिव। नेगेटिव इंपैक्ट क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी, तो उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली खराब होगा। और साथ ही साथ देखा जाए कि अगर डिमांड कम होती है ना तो उससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो जनरल प्राइस लेवल है वो फॉल कर सकते हैं। और अगर जनरल प्राइस लेवल फॉल करेंगे तो प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। Now read the following statements carefully. Investment is defined as addition to physical capital and changes in inventory. ये सही है। फिजिकल कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल, चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों का कंपोनेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, सही हो गया। एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोस्ट सेविंग आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल ही होते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये क्या होगी, सही होगी। अगला क्वेश्चन, इफ MPS is 0.5 what will be the value of investment multiplier? वेरी इजी, 1/0.5 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम occurs by 3000 crore as investment increase by 1200 crore. The value of investment multiplier would be, फॉर्मूला है हमारे पास, multiplier is equals to डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3000, और डेल्टा आई का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1200। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। बिल्कुल सही है। अगर एक्सेस डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल कैपेसिटी से ऊपर चल जाएगा तो एक्चुअल में देखा जाए, मान लो सपोज हमारी फुल कैपेसिटी 12000 यूनिट्स की है और जो डिमांड है हमारा 14000 यूनिट्स का हो रहा है, तो वो एक्सेस डिमांड होगा। कितना एक्सेस डिमांड हुआ, 2000 यूनिट का, बट कैपेसिटी कितनी है, 12000 यूनिट बनाने की है। तो क्या एक्चुअल में हम रियल आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, रियल आउटपुट हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो वो भी यही बात कह रहा है, डज नॉट लीड टू, तो सही है ये। रीजन देखते हैं, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो हमारा गैप आ गया ये भी सही है, बट असर्शन रीजन वैसे तो सही है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच पीपल हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज कंपेयर टू पुअर पीपल। जो रिच लोग हैं उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है एज कंपेयर टू पुअर पीपल। बिल्कुल सही बात है। अब आप खुद सोचो ना, रिच लोग जो है ना, रिच बंदों की सारी बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हुई होती है। जैसे उनका लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है तो वो उतना ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करते हैं, वो क्या करना शुरू करते हैं, तो वो सेविंग करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा सेविंग करते हैं। तो इनका एमपीसी कम होता है, एमपीएस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सही हो गया। कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट अबव द ओरिजिन। तो अबव द ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन आ गया, तो कंजम्पशन कर्व ऐसे बन रहा है आपका। तो ये भी सही है, पर ये जो रीजन है इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। दोनों की दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Suppose consumption function for an economy is C is equals to 80 plus 0.75 y and investment expenditure is 200 करोड़। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे होगा, y is equals to C plus I
y विल बी इज इक्वल टू c का फॉर्मूला लिख सकते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई। y का वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, ऑटोनमस कंजम्पशन 80 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 200 का दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो y विल बी इक्वल टू 280 प्लस 0.75y। 0.75y को यहाँ पे लेके आऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 0.25y, ये बन गया 280। सो y विल बी इक्वल्स टू 280 अपॉन 0.25, सो 28,000 अपॉन 25, दिस विल बी द वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास इनकम का आ जाएगा 1120। अब 1120 हमारे पास क्या आ गया, इनकम का वैल्यू आ गया। मेरे को कंजम्पशन निकालना है, इनकम विल बी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो 1120 इनकम है और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 200 है तो 920 मेरे पास कंजम्पशन का वैल्यू आ गया, तो कंजम्पशन निकल गई। और आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो सेविंग का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 करोड़ रुपया सेविंग का वैल्यू बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन यूजिंग द फॉलोइंग। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो डिमांड है उसकी बैंडबाजी होती है, डिमांड कम होती है, मनी सप्लाई भी कम होता है। उसको कैसे सही करना है, उसको सही करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ध्यान रखा जाए सरकार के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप ये मत लिख देना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में कुछ मत लिखना। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं वो लिखना है, आपने गवर्नमेंट के बारे में लिखना है। तो गवर्नमेंट बेसिकली देखा जाए तो 4 चीजों से कर सकती है इसको हैंडल। वन इज टैक्सेशन, सेकंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन थर्ड वन इज पब्लिक बोरिंग जिसको पब्लिक डिपॉजिट्स कह देते हैं, और देन बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। तो अभी हमें 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी से किस तरह से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी से। अब सिंपल है ना, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड की कमी है, डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार को जो टैक्स है वो क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अब जब टैक्स कम होंगे तो अल्टीमेटली जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास वो बढ़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक पॉइंट समझाता हूँ। आपका इनकम मान लो 10 लाख रुपए है, ओके, और मैं सरकार हूँ, मैं आप पे टैक्स लगा रहा हूँ 10%, 10 लाख के ऊपर। अब 10% टैक्स देने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा, 9 लाख बचेंगे। अब आप 9 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो, पर अगर मान लो सपोज मेरे को लग रहा है कि डिफ्लेशन है तो मैं 5% टैक्स कर दूं, तो 10 लाख का 5% काटने के बाद आपके पास 9,50,000 रुपए बच जाएंगे। अभी आपके पास कितना इंक्रीज हुआ डिस्पोजेबल इनकम में, 50,000 रुपए का इंक्रीज हो गया डिस्पोजेबल इनकम में। अगर 50,000 रुपए का इंक्रीज हो गया डिस्पोजेबल इनकम में, देन आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, और वो कौन सी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, डिफ्लेशन। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या करेगी, अपना इंक्रीज करेगी। बिकॉज एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, कहीं ना कहीं लोगों को सब्सिडी देगी, जब सब्सिडी देगी इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल सही है, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं जी C+I के बराबर। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद अ पॉजिटिव स्लोप। ये गलत है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से तो स्टार्ट ही नहीं होती। बेसिक एग्रीगेट डिमांड तो होगा ही ना सभी का, इनकम 0 होगा फिर भी एग्रीगेट डिमांड होगा ही होगा। एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं हो सकता, हम कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल, ऑल्दो देयर इज अ पॉजिटिव स्लोप। बट ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if in an economy the investment multiplier is 4 and autonomous consumption is 30, the relevant consumption function would be, चलो चेक करते हैं। ऑटोनमस कंजम्पशन तो 30 है, तो दैट मीन ये नेगेटिव वाले तो काट दो यहीं से, तो -30 और -30 क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। अब मेरे को मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया है, मैं मल्टीप्लायर की हेल्प से एमपीएस का वैल्यू निकाल देता हूँ। सो 1/4 विल बी एमपीएस, तो 0.25 आ जाएगा मेरे पास एमपीएस का वैल्यू। और अगर एमपीएस का वैल्यू 0.25 है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। उसके लिए मेरे को चाहिए एमपीसी, तो इस 1 में से 0.25 माइनस करूंगा तो 0.75 मेरे पास एमपीसी आ जाएगा। ऑटोनमस कंजम्पशन मेरे पास 30 है, सो 30 प्लस 0.75 विल बी माय आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम is equal to increase in saving,
द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी, अब मान लो सपोज हमारा जो डेल्टा वाई है वो 100 से इंक्रीज हुआ और डेल्टा एस भी 100 से इंक्रीज हुआ, तो पहली बात तो मेरे को एमपीएस का वैल्यू निकालना है। एमपीएस कैसे आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, सो 100/100 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू। और अगर 1 वैल्यू इसका आ गया, आपको फॉर्मूला याद है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस भी 1 है, इक्वल टू 1 है, तो एमपीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25, तो एमपीएस का वैल्यू कितना है 0.25। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। सिंपल, मेरे को पहले निकालना मल्टीप्लायर का वैल्यू, 1/0.25 कर दूं तो वैल्यू आ जाएगा 4। अब उसके बाद मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई मेरे पास कितना है 200, 200 इंटू 4 करूंगा, वैल्यू ऑप्शन डी आ जाएगी 800 करोड़ रुपए। 57th, if planned saving exceeds planned investment in an economy, explain its likely impact on income, output and employment। अब जो सेविंग है वो ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। सेविंग किसका एस्पेक्ट है, एग्रीगेट सप्लाई का, इन्वेस्टमेंट किसका एस्पेक्ट है, एग्रीगेट डिमांड का। अब सेविंग मान लो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 150 यूनिट की है, बट डिमांड कितनी है 100 यूनिट्स की है। इसका मतलब ये है कि जो आपके हाउस होल्ड्स है दे आर प्लानिंग टू कंज्यूम लेस, एग्रीगेट डिमांड देखो क्या हो गया, कम हो गया ना, 100 यूनिट्स का हो गया, एग्रीगेट सप्लाई 150 यूनिट का है। फॉर्म कहती है कि 150 यूनिट तक कंज्यूम कर लेंगे, बट डिमांड एक्चुअल में कितना हो रहा है 100 यूनिट का। आप खुद सोचो कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर 150 यूनिट जो है बना के थोड़ा बैठा रहेगा, 50 यूनिट की प्रोडक्शन को कम करेगा, तो अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन हो गया इन्वेंट्रीज का। अब जब एक्यूमुलेशन हुआ है तो उसको रिस्टोर करने के लिए प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, चाहे वो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है या सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसीडर सीबीएसई करता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट। At higher level of income, people generally have lower marginal propensity to consume। बिल्कुल सही है। देखो बेसिक अगर देखा जाए, अगर लोगों का इनकम लेवल जो है ना वो बढ़ता रहता है तो उतने लेवल से कंजम्पशन, ऑल्दो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट जो लेवल है ना, द लेवल ऑफ कंजम्पशन, उतना ज्यादा कंजम्पशन का लेवल इंक्रीज नहीं होता। जैसे मान लो सपोज, आप खुद सोचो, अगर मान लो कोई बंदा 10,000 कमा रहा है और 10,000 ही खर्च कर रहा है, उसके बाद उसने 20,000 कमाना शुरू कर दिया, अब वो 10,000 जो उसने एक्स्ट्रा कमा, लो 15,000 खर्चा करना शुरू कर दिया, अब उसका इनकम जो है 30,000 हो गया। अब वो 15,000 से कहाँ तक पहुंच जाएगा, 18,000 तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उसका खर्चा है, बाकी तो डिपेंड करता है। बट द थिंग इज कि लोगों की जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोगों की सेविंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो हायर लेवल ऑफ इनकम पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। So as increase in income owing to psychological behavior of a rational consumer, his tendency to save will increase। That means जो marginal propensity to save है वो increase होगा, whereas marginal propensity to consume will fall। Calculate equilibrium level of income for a hypothetical economy for which is given that autonomous investment दी हुई है हमारे पास इतनी, consumption function दिया हुआ इतना, so y will be c plus i। तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास, c कितना है हमारे पास 1000 प्लस 0.8 y, एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 2500 की है, सो y विल बी 0.8 y प्लस 3500, सो y माइनस 0.8 y विल बी इज इक्वल टू 3500, सो 0.2 y कितना आ गया हमारे पास 3500 आ गया, y 3500 बाई 0.2, पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 आया, तो इसको सॉल्व किया तो 17,500 जो है आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो वही बेसिक से फॉर्मूला है, बार बार यूज हो रहा है फॉर्मूलाज। 60th क्वेश्चन, कैलकुलेट चेंज इन इनकम फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज गिवन दैट MPC is 0.75,
एंड इन्वेस्टमेंट इज 20,000 करोड़. सो मल्टीप्लायर का वैल्यू 1/1 माइनस 0.75, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. अब मेरे को निकालना है 4 विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सो 4 इंटू 20,000 will be delta y, so 80,000 will be my delta y. This is your answer. 60th question. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Using a hypothetical example, elaborate the working of investment multiplier in an economy. तो investment multiplier का मैकेनिज्म देखना है. The working of multiplier is based one's expenditure is others income. Obviously बात है ना, कोई बंदा एक्सपेंडिचर करेगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा. ओके हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करना है. कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, बट हाँ वो सही होना चाहिए. जैसे मान लो सपोज हमने क्या राउंड स्टार्ट किया, पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ, और जैसे इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ तो इनकम भी हमारा कितने से इंक्रीज हो गया, 100 करोड़ से. बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो अल्टीमेटली y इज इक्वल्स टू होता है ना c प्लस आई, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हमारा इनकम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एमपीसी कितना है, एमपीसी है हमारा 0.5. तो अगर मैं एमपीसी 0.5 है तो इंक्रीज इन कंजम्पशन दैट इज डेल्टा सी मेरा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. और अगर डेल्टा सी 50 है और डेल्टा वाई 100 है तो डेल्टा एस भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, ये जो कंजम्पशन है इंक्रीज हुआ, ये क्या बन जाएगी, आपकी इनकम बन जाएगी सेकेंड राउंड में, चेंज इन इनकम. तो अगेन फिर से एमपीसी 0.5 है, 0.5 मतलब 50%, 50 का 50% 25, यहाँ पे भी कितना आ गया 25. अगले राउंड में ये 25 चेंज इन इनकम बन जाएगा, 12.5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12.5 आ जाएगा. उसके बाद 12.5 आपका क्या बनेगा, चेंज इन इनकम. अगर फिर से 60% करना है 6.25 एंड 6.25. दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, बट क्वेश्चन इज ये कब तक कंटिन्यू रहेगा. तो उसका आंसर है हमारे पास, हमें मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा. उसके लिए 1/1 माइनस एमपीसी 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2. तो टोटल मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मैं 2 इंटू 100 कर देता हूँ, 200, क्योंकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 की है. तो यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन 100 का आ जाएगा, चेंज इन सेविंग भी कितने की आ जाएगी, 100. हाँ एक चीज और, अगर मान लो सीबीएसई आपको पूछता है कि हाँ चलो इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ से बढ़ रही है, पर आपका एमपीसी 0.5 नहीं है, 0.75 है या फिर 0.6 है, तो आपने उस हिसाब से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. क्लियर. अगला क्वेश्चन. India has been dealing with the problem of deficient demand since the imposition of COVID lockdown in March 2020. तो ये 2020 वाले क्वेश्चंस जो है वो 22 में माइट भी शायद ये क्वेश्चन आया था. तो स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स, मैं यहाँ पे ध्यान रखा जाए मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स है टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. अब डेफिशिएंट डिमांड को ना सही करने के लिए हमें इकोनॉमी में पैसा पंप करना है, किसी ना किसी तरीके से पंप करना है, मतलब मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है. अब जैसे अब एक और वायरस आ गया, अगर ना चाहते हुए लॉकडाउन लग गया तो फिर से वही सारी सिचुएशन, वही सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं. बट प्रे टू गॉड कि ऐसी कोई भी सिनेरियो ना क्रिएट हो. तो मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स कौन करेगा, डेफिनेटली आरबीआई करता है. तो कौन कौन से मॉनिटरी पॉलिसी, 2 पूछे गए हैं, बेसिकली 2 के बारे में पूछा था, बट ये हमें ये सारे जो है मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स जो कर सकते हैं. रिडक्शन इन बैंक रेट आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखो अगर बैंक रेट कम होगा तो बैंक को लोन जो है सस्ते मिलेंगे, लोन सस्ते मिलेंगे तो लोगों को भी लोन सस्ते मिलेंगे, लोगों को लोन सस्ते मिलेंगे तो लोग लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, एंड जब डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेट डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. रेपो रेट वही बात है, अगर रेपो रेट कम हुआ तो लोगों को लोन सस्ते मिलेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो गया तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा लोन देने के लिए सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, अल्टीमेटली फायदा लोगों का है. कैश रिजर्व रेशियो अगर कम हो जाए, ये ऑलरेडी हम बैंकिंग चैप्टर में हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप उससे आप कट कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. 64. Justify the following statement. Full employment is an essential condition to be fulfilled under Keynesian economics principle. Yes, बिल्कुल सही है. पर फुल एम्प्लॉयमेंट देखो ऑलरेडी होता तो है, ये वैसे स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, बट ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो. फुल एम्प्लॉयमेंट उसने कहा है केन्स ने कि होना चाहिए, बट इक्विलिब्रियम जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी स्टक हो सकता है. इसको
देखते हैं, मान लो सपोज टोटल कैपेसिटी वही वाला पॉइंट देखते हैं 12,000 यूनिट्स की है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी 12,000 यूनिट का है और एग्रीगेट सप्लाई तो उसका पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो 12,000 यूनिट का हो गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। पर जरूरी थोड़ा ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम स्टक हो। सो जो इक्विलिब्रियम है इवन एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हो सकता है, मगर अगर मान लो सपोज एग्रीगेट डिमांड जो है वो 10,000 यूनिट का हो गया तो एग्रीगेट सप्लाई तो उसका पैटर्न फॉलो करेगी ना, 10,000 यूनिट ही हो जाएगी। ऑल द फुल एम्प्लॉयमेंट इज देयर, केन्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है बट अनयूटिलाइज कैपेसिटी भी होती है, साथ में वो भी चीज कही जाती है। तो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, ऑल द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज देयर बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। Involuntary unemployment is a situation where an able-bodied person unwilling to work does not get work at prevailing wages. This is not true. This is not true. ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें बंदा काम करना चाहता है बट उसको काम ही नहीं मिल रहा एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। वॉलंटरी में होता है बंदा को काम है बट बंदा काम करना नहीं चाहता। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे लोग विलिंग है काम करने के लिए, एबल भी है काम करने के लिए, बट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनको कोई काम नहीं मिलता, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब कंजम्पशन क्या है, जो हाउस होल्ड वगैरह कंज्यूम करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम का। वेयरएज इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म कर रही है। और केन्स ने क्या कहा कि हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी है, हमने करनी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कंसिडर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं देखते। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। Now define inflationary gap. State how government can control the situation of inflationary gap using the taxation policy. Inflationary gap का मतलब है मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है। इसका डायग्राम मैं अगली आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका डायग्राम बनना है। तो इन्फ्लेशनरी गैप एक वो सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है ओइंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वही है 12,000 यूनिट का टोटल कैपेसिटी है, उससे ऊपर भी अगर एग्रीगेट डिमांड हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे आपका इन्फ्लेशनरी गैप का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट सिंपल है ना, निर्मला सीतारमन जी इससे बहुत खुश है, सरकार टैक्स बढ़ा देंगी, नए टैक्स लगाएगी और ना, ताकि लोगों की डिमांड कम हो। और उसके अलावा जो सरकार है व्हाट दे विल डू, वो अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देगी। अब एक्सपेंडिचर सरकार कम क्यों करेगी, बिकॉज अगर एक्सपेंडिचर कम करेगी तो लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो जनरल जो पब्लिक है डिमांड कम करेगी, पैसा कम होगा, और अगर पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल है, आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हमें इस शेड्यूल पे आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। कैलकुलेट एमपीएस एट 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। तो लेवल ऑफ इनकम ये हमारा 150 है, ये सेविंग है 30 का, मेरे को एमपीएस का वैल्यू निकालना है। एमपीएस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो कितने लेवल से सेविंग चेंज हो रही है। सो 0 से 30 किया तो 30 का चेंज आया, और इनकम कितने लेवल का चेंज हुआ, 100 से 150, 50 आ गया। सो 30/50 वैल्यू आ गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6। तो एमपीएस का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0.6 आ गया। Whereas what is the value of autonomous consumption? Autonomous consumption एक वो कंजम्पशन होती है जब इनकम लेवल 0 होता है। अब इनकम लेवल 0 पे जो सेविंग नेगेटिव में दी है उसको पॉजिटिव में कर दो, ये आपके क्या बन जाएगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन बन जाएगी। दिस इज द आंसर। In an economy, 75% of increase in income is spent on consumption. Investment increased by 1,000 crores. तो 75% of increase in income is spent on consumption. That means जो MPC है वो 0.75 है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 करोड़ से इंक्रीज हो रही है। सो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है। मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा 1/0.25, ये आ जाएगा 4। अब उसके बाद मल्टीप्लायर इनटू डेल्टा आई कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा। सो 4 इंटू डेल्टा आई का वैल्यू कितना है 1000, डेल्टा वाई, सो 4000 मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई का। दिस इज योर आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस डिमांड creates greater opportunities of employment in the economy. Defend or refute the given statement with valid explanation. This statement is refuted. देखो अगर excess demand full employment level से भी ऊपर चला गया, 12,000 की कैपेसिटी या 14,000 की डिमांड होगी, तो कैपेसिटी जब हमारी पूरी है नहीं, उसको पूरी करने के लिए तो किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा? तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारा एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी फुल पे काम कर रहा है. So under the situation of full employment, there is no further possibility of creating more employment opportunities. So at full employment level, it is assumed that all resources are already fully and efficiently utilized. तो already अगर मान लो suppose हमारे resources efficiently utilized है, कैपेसिटी ही एक प्लांट के पास 12,000 यूनिट का है, तो कहाँ से 12,000 यूनिट से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर देंगे? तो करेंगे ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट हो जाएगा? तो रिफ्यूट करना है स्टेटमेंट को. State and discuss any two monetary policy measures to combat the situation of inflationary pressure in the economy. तो पहले हमने पढ़ा था जी डिफ्लेशनरी प्रेशर, अब करना है हमने इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब मनी सप्लाई को खत्म करना है, मनी सप्लाई को कम करना है. अब मनी सप्लाई को कम करने के लिए रिवर्स कर दो, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको. 2 पॉइंट्स, इंक्रीज इन बैंक रेट. अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक, मतलब आपको लोन मेरे से क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा. आपको लोन महंगा मिलेगा तो फर्दर लोगों को लोन भी महंगा मिलेगा. एंड देन पीपल विल बी रिलक्टेंट टू टेक लोन. अगर लोन ज्यादा नहीं लेंगे वो, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर सॉल्व हो जाएगा. सेम विद रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में मैंने आपके पास पैसा ही कम छोड़ना है, तो अगर आपके पास ही पैसा कम छोड़ा होगा तो आप फर्दर लोन नहीं दे सकोगे, तो उससे जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश रिजर्व रेशियो में क्या होगा कि व्हाट यू हैव टू डू एज अ कमर्शियल बैंक, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा मेरे पास रखना है. मान लो आपके पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया और मैंने आपको कहा कि आप 4% पहले रखते थे, अब 10% रखो मेरे पास, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा? 90 रुपए बचेंगे. पहले 96 बच रहे थे, अब 90 रुपीज बच रहे हैं. तो उससे आपका जो सप्लाई है, मनी सप्लाई कम हुआ, पैसा कम है आपके पास, तो लोन भी कम दोगे, लोन कम दोगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर सॉल्व किया जा सकता है. बैंकिंग चैप्टर का लिंक मैंने भेजा हुआ है, तो उस लिंक में आप बैंकिंग रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो पढ़ सकते हो, उससे आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा. नाउ C is equals to 100 plus 0.8y. Calculate the value of MPS and the value of income at break even point. ओके, समझने वाला क्वेश्चन है. ये देखो, ये 0.8 क्या है? ये 0.8 है हमारे पास MPC. और अगर MPC 0.8 है, तो अगर मैं 1 में से 0.8 माइनस करूं तो 0.2 मेरे पास क्या आ जाएगा? MPS का वैल्यू आ जाएगा. ये तो पहला हो गया. तो हमारा MPS का वैल्यू क्या है? 0.2. अब मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इनकम और कंजम्पशन आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. ये ब्रेक इवन सिचुएशन है. अब मेरे पास C दिया हुआ है, अगर मैं इस जगह पे C की जगह पे Y लिख दूं, इट विल वर्क. वाई इट विल वर्क? बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में क्या है? तो ब्रेक इवन पे इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होगी, तो ये कंजम्पशन को मैं इनकम मान लेता हूं. सो 100 प्लस 0.8y, तो y माइनस 0.8y विल बी इक्वल्स टू 100. यहाँ पे आ गया 0.2y, ये किसके बराबर हो गया? 100 के. y विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 0.2. 500 हमारा क्या आ गया? इनकम का वैल्यू आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेविंग इज -60 प्लस 0.1y, where saving S is saving and Y is national income and investment expenditure is 4,000 crore in an economy. Calculate equilibrium level of income. आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है? वो सेविंग के बराबर है. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेविंग के बराबर होती है. तो मैं क्या, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर है, तो मैं सेविंग की जगह पे यहाँ ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे मैं 4,000 लिख सकता हूँ. यस आई कैन. 60 प्लस 0.1y, तो 4060 प्लस 60 इज इक्वल टू 0.1y. ये वैल्यू आ गया 400. तो 4060 इज इक्वल टू 0.1y. 4060
60 डिवाइडेड बाय 0.1 ये निकाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,600 जो है मेरा इनकम का वैल्यू निकल आएगा। इस तरह से हमने कर लेना है। अगला क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, इस यूनिट के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। इन एन इकोनॉमी द ऑटोनमस कंजम्पशन इज 100, MPC is 0.6, if the equilibrium level of income is 2000, the autonomous investment is 300, then the autonomous investment is 300। ये पूछ रहे हैं कि आपका जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो 300 आना चाहिए अगर हमारे पास ऑटोनमस कंजम्पशन 100 का है, MPC 0.6 का है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 2000। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं y इज इक्वल्स टू C प्लस I, तो y कितना है मेरे पास 2000, C निकालने के लिए 100 प्लस 0.6 इंटू 2000 प्लस I, 2000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1200 प्लस I, so 2000 minus 1300 is equals to I, 700 will be equals to investment। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट आपका 300 होना चाहिए, आंसर कितना आ रहा है 700। तो क्या आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाओगे? स्टेटमेंट गलत है, आपका जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो 700 आना चाहिए, बट इन्होंने कितना कहा है 300। तो आपको ये मेंशन करना है नीचे दैट 300 इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज 700, तो उसके भी मार्क्स है। Next one, an economy is in equilibrium, calculate the value of marginal propensity to save from the following। हमें marginal propensity to save का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं वैल्यू। चलो, we know that income is equals to consumption plus investment। इनकम कितना है हमारे पास 4400 का, autonomous consumption कितना है 1000 प्लस B is MPC and Y is national income 4400 and plus I investment is 70। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं क्या निकल रहा है। 4400 1070 प्लस 4400 B, ये वैल्यू आ गया 4400 माइनस 1070 इज इक्वल्स टू 4400 B। अब मैं सॉल्व करूं तो व्हाट आई विल गेट 3330, तो 0 से 0 यहाँ पे 3 आ गया, 3330 विल बी इक्वल्स टू 4400 B। अब सॉल्व करने के लिए 3330 डिवाइडेड बाय 4400 इक्वल्स टू B। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक 0 तो गया, अब मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। पर एक चीज देखो, यहाँ पे है 44 और यहाँ पे 33, दैट मीन ये 3/4 तो बन ही रहा है, देखा जाए तो 3/4 तो बन ही रहा है ना, तो 0.75 से तो ऊपर ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ना तो 0.76 वैल्यू जो हमारी बन जाएगी। ये वैल्यू बनी किसकी है? ये वैल्यू बनी हमारी MPC की, पर मेरे को निकालना क्या है, मेरे को MPS निकालना है। MPS निकालने के लिए मेरे को 1 से MPC माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 0.76 इट विल बी 0.24। दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप अपने आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, consumption function curve of an involuntary unemployed worker starts from some positive level of y-axis at zero level of income। बिल्कुल सही बात है, किसी भी एक अनएम्प्लॉयड पर्सन का जो कंजम्पशन फंक्शन है डेफिनेटली वो पॉजिटिव स्लोप करता है और वो किसी ना किसी पॉजिटिव लेवल से स्टार्ट होता है और इसको कहा जाता है ऑटोनमस कंजम्पशन। तो जैसे मान लो सपोज यहाँ पे इनकम है और ये आपका कंजम्पशन है, इनकम लेवल अगर 0 है फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन तो बंदा करेगा ही ना, उसने सर्वाइव भी करना है। तो वो अपनी पास्ट सेविंग से कर सकता है या किसी ना किसी से पैसा बोरो करके कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द एग्जम्पशन लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। सरकार ने इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ा दी है। इफ द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट। अब देखो, मान लो सपोज डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्या होता है,
जिसमें डिमांड कम है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या है, कम है। और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करना है। एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करने के लिए सरकार ने एग्जम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ा दी है। अब इससे क्या होगा, जो टैक्स बर्डन होगा लोगों पे कम हो जाएगा। जैसे ही टैक्स बर्डन लोगों पे कम होगा उनका एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास ज्यादा होगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल है इंक्रीज हो जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम जो है उसी हिसाब से हम मैनेज भी कर सकते हैं। 79th क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। 5 नंबर का क्वेश्चन है। डायरेक्टली का मतलब है वो क्या कह रहे हैं कि अगर MPC का वैल्यू बढ़ता है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर MPC का वैल्यू कम होता है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम होगा। चलो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, पहले तो ये देखो 1/1 माइनस MPC, ये अगर लिखोगे ना इसका नंबर है। उसके बाद मान लो सपोज, पहले मैं इनिशियली क्या करता हूँ, सपोज जो मेरा MPC है उसको मैं 0.5 मान लेता हूँ, तो मेरा मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या आएगा, 1/1 माइनस 0.5, सो 1/0.5, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2। अब अगर मान लो मैंने सपोज जो MPC है उसका वैल्यू क्या कर दिया, 0.75 कर दिया। अब MPC का वैल्यू बढ़ा दिया, हमें देखना है कि इससे मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो मल्टीप्लायर विल बी 1/1 माइनस MPC, सो 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25, वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे ही MPC का वैल्यू बढ़ा मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब MPC और मल्टीप्लायर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर MPC बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ता है, अगर MPC कम होता है तो मल्टीप्लायर भी क्या होता है, कम होता है। पर अगर बात की जाए MPS की तो उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। MPS अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होगा, और अगर MPS कम है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उसमें इनवर्सली रिलेटेड है। According to the theory of Keynesian economics, the value of average propensity to consume can never be zero. ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कंजम्पशन जीरो नहीं हो तो एपीसी का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन तो हमें करनी है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। वो कहते हैं जी एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड हमेशा ही एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पर इक्वल कब होती है, इक्विलिब्रियम के लेवल पे इक्वल होती है। चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तभी बराबर होंगी। एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम level when x ante aggregate demand falls short of x ante aggregate supply, it will lead to accumulation of unplanned inventories। देखो बराबर तभी होंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, बराबर ये तभी होंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर नहीं होंगे। सो प्रोड्यूसर, देखो अब दो सिनेरियोज में समझाता हूँ। या तो है जी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 12,000 यूनिट की डिमांड है, 12,000 यूनिट की सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, डिमांड हुई 10,000 यूनिट की, तब जाके सप्लाई भी 10,000 यूनिट से करेंगे। पर वो सप्लाई को 10,000 यूनिट करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आउटपुट इनकम, ये सारी चीजें क्या होंगी, कम होगी। सो ये सिनेरियोज थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाला है। आपको कहा था कि इन्फ्लेशनरी गैप का आपको डायग्राम समझाना है। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट्स, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर मतलब सरकारी मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड एट फुल, और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड प्लान। प्लान मतलब आप कितना प्लान कर रहे हो। यहाँ पे 12,000 यूनिट की कैपेसिटी है, यहाँ पे आप 14,000 यूनिट तक जा रहे हो, नहीं पहुंच सकते, तो ये केटी वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपने क्या लिख दिया, इट रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप, 1 नंबर मिल जाएगा। कौन से फिस्कल मेजर्स जो आप कर सकते हो, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। सरकार टैक्स क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ऑलरेडी पढ़ चुके हम। या फिर सरकार अपने खर्चे को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि हमें तो डिस्पोजेबल इनकम एट द एंड ऑफ द डे लोगों के हाथ से निकालना है। डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे तब जाके जो है मनी सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशनरी गैप का प्रॉब्लम क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा।
व्हाट इज मेंट बाय डिफ्लेशनरी गैप, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसा सिचुएशन है when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment equilibrium. For full employment equilibrium 12,000 यूनिट का हो सकता है, aggregate demand 10,000 यूनिट का हो गया, तो ये जो 2,000 यूनिट बना तो ये क्या बन गया हमारा डेफिशिएंट डिमांड बन गया। और डेफिशिएंट डिमांड से क्या प्रॉब्लम होगी, डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम। सो डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसा सिचुएशन है जब जो डिमांड है वो लेस होगा एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम कह रहे हैं 12,000 यूनिट पे क्रिएट हो रहा है। अब इसके लिए क्या सॉल्व करें, डिफ्लेशन मतलब मनी सप्लाई में कमी है, अब मनी सप्लाई बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स को क्या करेगी, कम कर देगी ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, लोगों का डिमांड क्रिएट हो, एंड सरकार अपना खर्चा भी बढ़ा देगी ताकि लोगों का डिमांड अल्टीमेटली क्या हो, बढ़े। इसका जो डायग्राम है, क्योंकि हम इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो देखना है। लेट्स सी द डायग्राम। तो ये तो इनकम आ गया, इनकम 45 डिग्री का एंगल बना रही है बिकॉज कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है। ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड, और एक ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड। तो ये प्लान्ड है, ये फुल है, तो यहाँ पे एक ये जो पॉइंट आपका बनेगा, ये मान लो EF है, ये आपका डिफ्लेशनरी गैप। पुराने वाले में क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप था, उसमें कैपेसिटी से हम ऊपर नहीं जा सकते, तो उसमें क्या था, फुल नीचे था, प्लान्ड ऊपर था, इसमें प्लान नीचे और फुल क्या है, ऊपर है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें देखना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। लेट्स सी, नाउ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने का है, 500 करोड़ का, मतलब ये दोनों इकट्ठे दे दिए। MPS कितना है, 0.2 है, एंड नेशनल इनकम कितना है, 4,000 का। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू C प्लस I. So y is, ये जो वैल्यू दे ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की इकट्ठी वैल्यू दे दी। इनकम का वैल्यू कितना है, 4,000। अब ये वाला वैल्यू कितना है हमारा, दोनों का मिला के 500। B इज MPC, MPS का वैल्यू 0.2 है, तो MPC का वैल्यू 0.8 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, 4,000। So 4,000 is equals to 500 plus 3,200, ये आपस में बराबर नहीं है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये जो इक्वेशन बनाई हुई है गलत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर को मैं पहले कंप्लीट कर दूं। व्हाट डज द शेडेड एरिया AOB इंडिकेट। A यहाँ पे है, O यहाँ पे है, और B यहाँ पे, ये वाला एरिया शेड किया होगा, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है डिस सेविंग, ये डिस सेविंग को इंडिकेट कर रहा है। ये वो एरिया है जिसमें आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम से क्या है, ज्यादा है, मतलब 0, 50, 100, 20, 60, 100। अगर मेरे को सेविंग निकालनी है तो पहला आ जाएगा -20, -10 एंड देन 0। ओके, यहाँ पे भी बना लेते हैं, अगला पॉइंट भी बना लेते हैं, यहाँ पे सेविंग आ जाएगा 10। तो AOB ये वाला एरिया है, -20 और -10 वाला, तो वहाँ पे डिस सेविंग है। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी, और वहाँ पे सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम है। डिफाइन सेविंग फंक्शन। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर सेविंग इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस सेविंग। डिस सेविंग का सिग्निफिकेंस क्या है, जब कंजम्पशन आपकी इनकम से ग्रेटर होती है तो उसको डिस सेविंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं पुरानी पैसे जो आपके पड़े हुए हैं, पुरानी सेविंग्स है, उसको यूज कर रहे हो, या फिर आप बोरो कर रहे हो, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करना है ही। फाइनली अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मतलब इस पूरे यूनिट का, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो थी आई नो। इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। कौन सा अल्टरनेटिव ट्रू नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देखो इक्विलिब्रियम है तो दोनों बराबर होंगे।
देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, यस डेफिनेटली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होगी ही. Resources are not fully and efficiently utilized, बिल्कुल सही. And last one is resources are fully and efficiently utilized. This is incorrect. This is incorrect. Option D. Because अगर fully utilize किए होते हैं resources तो आपका जो aggregate demand है वो aggregate supply के बराबर होता है at full employment level. अगर fully utilize नहीं है then under employment equilibrium is there. With this particular topic comes to an end. इसमें जितने भी questions थे मैंने काफी ज्यादा डिटेल में कर दिए हैं. 2020 से लेके 2024 तक जो जो क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. टिल देन सी या, टेक केयर.